मैं आशीष शर्मा विजय क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने मैट्रिक्स के बारे में पिछली वीडियो में काफी कुछ जाना और हम यहाँ आज अपव्यू के अंतर के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आप बिना देरी किए अपव्यू के अंतर में कि अपव्यू का अंतर किस प्रकार होता है। सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिक्स, अपव्यू का अंतर। यदि हमें दो अपव्यू गिवन हैं, यदि हमें दो अपव्यू दिए हुए हैं तो हम उसका अंतर किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अपव्यू का अंतर या हम कहें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए, यदि हमें दो अपव्यू दिए हुए हैं, यदि दो अपव्यू ए तथा बी इस प्रकार है, ए तथा बी इस प्रकार है कि उनका क्रम समान हो, कि उनका क्रम m/n हो, दोनों का क्रम क्या है, समान है, m/n है। ठीक है, तो उनके अंतर का अपव्यू तब उनके अंतर का अपव्यू उनके संगत अवयवों के, तब उनके अंतर का अपव्यू जो होगा उनके संगत अवयवों के अंतर के बराबर होगा। अपव्यू उनके संगत अवयवों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि अपव्यू का अंतर कैसे करेंगे हम। यदि हमें दो अपव्यू दिए हुए हैं, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको, 3, 2, 5, 6 या 7, 8 इस प्रकार से हमें कोई अपव्यू दिया है। ठीक है, जिसका क्रम क्या है, 2y, इसमें पंक्ति है 2, तो 2y स्तंभ है 3, तथा दूसरा अपव्यू b दिया हुआ है 1, 2, 3, 2, 4, 7 के रूप में। इसका क्रम भी 2/3 का है। दोनों का क्रम कैसा होना चाहिए, ऑर्डर दोनों का इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो हम a माइनस बी ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, इनके संगत अवयवों को हम आपस में माइनस कर देंगे। जैसे 3 को हम 1 के साथ माइनस करेंगे, 3 और 1 का अंतर जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, 3 में से 1 माइनस किया 2, और इन नीचे वाले 2 को 2 के साथ माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 3 माइनस किया तो 2, 6 में से 4 को माइनस किया 2, और 7 में से 2 को माइनस किया 5, 8 में से 7 को माइनस किया 1। तो इस प्रकार से हमारे पास a माइनस बी प्राप्त होगा। ठीक है, तो अपव्यू के अंतर हमने यहाँ पर समझा। आगे चलते हैं, किसी अपव्यू का अदिश के साथ गुणनफल कैसा होता है। किसी अपव्यू का अदिश से गुणनफल अदिश से गुणनफल, या बात की जाए इंग्लिश में तो ये कहलाया जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी बाय ए स्केलर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि हमें कोई अपव्यू दिया हुआ है, सपोज दैट
एक आव्यूह है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ए आव्यूह दिया है, क्या ए मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी डी, दिस इज ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी, और हमें 3a फाइंड करना है। तो हम इसको डायरेक्टली सभी एलिमेंट्स से, प्रत्येक अवयव से 3 की मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू ए बी सी डी गिवन है तो 3a हो जाएगा, यहाँ से 3a 3b 3c और 3d के रूप में। तो ये अदिश गुणनफल कहलाएगा। ठीक है, किसी एक नंबर से अदिश स्केलर से हमें ए की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो उसके सभी तत्वों के साथ, सभी एलिमेंट्स के साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करनी होगी। ये किसी आव्यूह का अदिश गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अदिश के बाद आता है, अब इसी का एक एग्जाम्पल्स लेकर करते हैं। जैसे एग्जाम में कोई हमारे पास एग्जाम्पल आया कि यदि इफ a equal to 4 3 2 5 2 1 एंड b गिवन है हमें 1 2 0 0 2 1 एंड c है 2 5 4 3 2 2। सपोज दैट ये a b c की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि फाइंड a प्लस 2b माइनस सी। a प्लस 2b माइनस सी हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, केवल a तो हमारा a ही रहेगा जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, जो भी हमें आव्यूह दिया है 4 3 2 और 5 2 1 के रूप में। ठीक है, प्लस 2b का मीन्स हो गया जो b आव्यूह गिवन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 2 जा 4 2 0 0 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2 एंड c गिवन है हमें, c की वैल्यू है 2 5 4 एंड 3 2 2। तो इस प्रकार से हमारे पास a की वैल्यू हमने लिखी, प्लस ऑपरेशन लगाया b की ट्वाइस, ये अवयव प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, और उसके बाद माइनस सी। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो पहले प्लस और प्लस के शुरू के दोनों अवयव हमारे पास जुड़कर आ जाएंगे। 4 और 2 6, 4 3 7 0 2 5 और 4 2 6 2 और 1 3। संगत एलिमेंट्स को हमने ऐड कर लिया, संगत जो तत्व है उनको सभी को हमने जोड़ लिया यहाँ पर। और ये लास्ट के अवयव को ऐसे ही उतारा और माइनस करके, अब हमने ऐसे उतार के माइनस किया और माइनस करके ले आए इसे किस रूप में। नेक्स्ट पेज पर मैं इसको लिखता हूं क्योंकि आपको शायद ये विजुअल नहीं होगा। तो हमारे पास आया ये कुछ इस प्रकार से, ये आया 6 7 2 5 6 3 6 7 2 5 6 3। सिक्स 7 2 5 6 3 और माइनस लगाकर ये है सेकंड मैट्रिक्स है हमारी 2 5 4 3 2 2, जो कि सी की फॉर्म में है 2 5 4 3 2 2। टू 5 4 3 2 2। तो अब हम इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड को माइनस कर लेंगे, मतलब सभी तत्वों को, संगत तत्वों को हम आपस में माइनस करेंगे। तो 6 में से 2 माइनस किया 4 आया, 7 में से 5 को माइनस किया 2 और 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पर। और 5 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास ये 2, 6 में से 2 को माइनस किया 4, 3 में से 2 को माइनस किया 1। इस तरीके से जो मैट्रिक्स आई वो हमारा a प्लस 2b माइनस सी की फॉर्म में आया। ठीक है,
अब आते हैं अवयव का गुणनफल। हमने योगफल सीख लिया, दो अवयवों को या दो से अधिक अवयवों को, 3, 4 जितने भी अवयव हमें दिए हुए हैं उनका योगफल किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने गुणनफल यहाँ पर पढ़ा, गुणनफल नहीं पढ़ा, अंतर को पढ़ा कि अंतर हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आते हैं गुणनफल की तरफ। अवयव का गुणनफल, अवयव का गुणनफल, अवयव का गुणनफल किस तरीके से ज्ञात किया जाए। दो अवयव का या दो से अधिक अवयव का मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो अवयव का गुणनफल के लिए क्या होता है, यदि ए तथा बी दो अवयव हमें दिए हुए हैं, दो अवयव हो तो इनका गुणनफल, तब इनका गुणनफल ए बी तभी संभव होगा। पहली बात तो हम संभव की कर रहे हैं कि संभव कब होगा, ए बी पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो ए बी तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या, जब ए मैट्रिक्स में ए में स्तंभों की संख्या ए में स्तंभों की संख्या बी अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो ये बहुत विशेष बात हमें ध्यान रखनी है कि ए तथा बी दो अवयव है तो इनका गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स इज पॉसिबल, तभी पॉसिबल होगा, कब होगा, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या बी मैट्रिक्स के बी अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, वरना ए बी पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या हमने लिखा यहां पर, ये है, यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2 का, और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 का, तो क्या ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है? दोनों मैट्रिक्स का जो हम प्रोडक्ट करेंगे वो हो सकता है या नहीं हो सकता? तो देखिए, यदि हम इसमें बात करें, स्तंभ की संख्या 2 है और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्तंभ, ए के स्तंभ कितने हैं, ए के स्तंभ है 2 और बी की पंक्ति है 3, जो कि बराबर नहीं है। तो 2 बराबर नहीं है किसके, 3 के, तो इसलिए ए बी इज पॉसिबल, ए भी संभव नहीं है, ए भी संभव नहीं है, ए और बी का हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते। बट लेकिन यदि हम बात करें बी ए की, तो बी ए में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। बी ए में अब आ गई है हमारे पास बी, पहले मैट्रिक्स आई है 3/3 की, और ए आफ्टर बी ए मैट्रिक्स आई है हमारे पास 3/2 की। तो यहां देखा जाए तो यहां पर ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो 3 3 बराबर है, इसलिए यहां पर क्या होगा, बी ए मैट्रिक्स, बी ए प्रोडक्ट जो होगा वो पॉसिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, बी ए संभव है, लेकिन ए भी संभव नहीं है, बी ए संभव है। तो इस बात को विशेष ध्यान देंगे सभी। ठीक है, बी ए यहाँ पर संभव है लेकिन ए भी संभव नहीं है। जैसे कि कोई हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं, यदि
मल्टीप्लाई हमें करनी है ए की बी में, और ए मैट्रिक्स दिया है 3 1 2 -1 एंड बी गिवन है 2 0 7 4। तो देखिए मल्टीप्लाई होती कैसे है, पहले तो हम मल्टीप्लाई पर देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे इसमें पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पॉसिबल की बात की जाए तो पॉसिबल तो है, बिकॉज ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 2/2 का, एंड बी मैट्रिक्स क्या है, वह भी 2/2 की है। ठीक है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों ही 2/2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर पंक्ति, इसमें स्तंभ की संख्या ए में और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो इसलिए ए बी पॉसिबल होगा। ठीक है, ए बी संभव होगा। अब बात आती है कि किस तरीके से हम ए बी को सॉल्व करेंगे। ए बी निकालने के लिए हमें 2/2 की मैट्रिक्स यदि दे रखी है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल विशेष ध्यान इस बात पर हमें देना है कि इसका प्रोडक्ट कैसे किया जाए। और प्रोडक्ट कैसे करते हैं कि पहले मैट्रिक्स को हम इस तरीके से चलते हैं और दूसरी मैट्रिक्स में हम नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। पहले मैट्रिक्स में हमने क्या किया, यहाँ पर 3 की 2 में, इधर फर्स्ट एलिमेंट 3 हमें मिला तो 3 की इधर के फर्स्ट एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई की। किसके साथ की, इस 3 की इस 2 में मल्टीप्लाई की। ठीक है, फर्स्ट हमने स्टेप ये किया, प्लस लगाकर बीच में प्लस का साइन लगाया और सेकंड एलिमेंट की 2 के नीचे वाले में करेंगे। इधर चले हम पंक्तियों में, इधर स्तंभ की तरफ चल रहे हैं, तो सेकंड एलिमेंट की हमने किससे की, 2 के नीचे क्या है, 0 से। तो हमने सेकंड एलिमेंट 2 की 0 में मल्टीप्लाई करके क्या लिखा, 2 इंटू 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नीचे हम सेकंड रो में। सेकंड रो क्या है, 1 -1। तो 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पर 2 के साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इस 2 के साथ होगी। तो 1 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 2 प्लस लगाकर फिर अब हम फर्स्ट सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ की हमने, 0 के साथ। तो ये हमारे पास आया -1 इंटू 0। ठीक है, अब हमने फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर ली है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। तो सेकंड कॉलम में भी वही अप्लाई होगा, इधर की तरफ पंक्तियां लेंगे, इसमें कॉलम लेंगे। तो 3 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 7 प्लस लगाकर 2 की 4 में मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू 4। उसके बाद 1 की 7 में मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 7 और प्लस लगाकर -1 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो -1 इंटू 4। तो इस तरीके से हमारा फाइनल ए बी आंसर जो आएगा, ए बी का प्रोडक्ट जो आएगा 3 इंटू 2 6 हो गया। ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगी तो ओनली 6 के रूप में बचेगा। 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और -1 की 0 में 0 हो जाएगी। 7 3 जा 21 और 4 2 जा 8, 21 और 8 हमारा 29 आ जाएगा। ठीक है, और 7 1 जा 7 और माइनस का 4 तो ये 3 आ जाएगा। तो ये हो गया ए बी। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 के मैट्रिक्स की। ठीक है, 2/2 के मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ये मैंने बता दिया। ऐसे ही अब हम तमाम क्वेश्चनों को सोल्व करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे और अपना जो उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ गया होगा। आगे के एक एग्जाम्पल सोल्व लेता हूं मैं। एक एग्जाम्पल्स मैंने लिया है यहाँ पर। सपोज दैट ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 5 एंड 3 4 6 और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 4 0 7 एंड 2 1 3। ठीक है, और एक है 1 5 6। ये 3/3 का मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है। पहले तो इसका हम ऑर्डर देखेंगे। तो इसके ऑर्डर की बात की जाए तो इसका ऑर्डर होगा 2/3 का। 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ है 3, तो 2/3। और इसके ऑर्डर की बात की जाए तो 3/3 का है।
तो यहां से पता क्या चला हमें कि इसमें स्तंभ की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, ये 3 इस 3 के बराबर है। तो क्या ए बी पॉसिबल है, ए बी संभव है? तो यहां लिख देंगे ए बी संभव है। अब यदि ए बी संभव है तो कैसे हम ए बी को फाइंड करेंगे? आ जाइए। तो ए बी को फाइंड करने के लिए हमने पहले दोनों मैट्रिक्स को अपने पास यहाँ पर उतार लिया, 1 2 5 3 4 6, और इसी प्रकार यहाँ पर बी मैट्रिक्स को हमने लिया 4 2 1 0 1 5 और 7 3 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया ये इस तरफ और ये नीचे की तरफ हमें मल्टीप्लाई अप्लाई करनी है इसमें। ठीक है, तो ए बी की मल्टीप्लाई के लिए क्या किया हमने, 1 की मल्टीप्लाई पहले 4 में की, तो 1 इंटू 4 प्लस लगाकर 2 की इस 2 में करेंगे, 1 की 4 में की, ठीक है, और 2 की इस 2 में करेंगे तो 2 इंटू 2, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है, और 5 की नीचे 1 में करेंगे तो 5 इंटू 1 के रूप में हमें प्राप्त होगा। उसके बाद अब दूसरी रो में आते हैं। सेकंड रो में हमने क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई 4 में की, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करने के बाद लिखा 3 इंटू 4 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 में की, 4 की मल्टीप्लाई 2 में की, तो ये आया हमारा 4 इंटू 2 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 इंटू 1। ठीक है, ये हमारे दोनों इस पंक्तियों की पहले स्तंभ में मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब हम सेकंड पंक्ति की तरफ चलते हैं, सॉरी सेकंड स्तंभ की तरफ, दूसरे कॉलम की तरफ हमने प्रस्थान किया। तो 1 की 0 में मल्टीप्लाई यहां से हो जाएगी 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 और प्लस 5 इंटू 5। ठीक है, 1 की 0 में 1, 2 की 1 में 2 इंटू 1, 5 इंटू 5 हो गया। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 5। दूसरी पंक्ति का भी दूसरे स्तंभ के साथ हो गया। तो दूसरे स्तंभ और पहले स्तंभ की हम मल्टीप्लिकेशन अभी तक कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरे स्तंभ की तरफ। तो पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू 7 प्लस 2 गुना 3 प्लस 5 गुना 6। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ करने जा रहे हैं तो 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 6, ये इस रूप में आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की और मल्टीप्लाई करके हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, तो यदि आपको नहीं दिख रहा हो ये, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। इस तरीके से अब हमने यहां पर ये लिख दिया है। ठीक है, लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे, मतलब 1 की 4 में मल्टीप्लाई की हमने, ये 4 हो गई, 1 की 4 में मल्टीप्लाई 4, तो यहां लिख लेंगे अब हम 4 के रूप में इसको, प्लस 2 टू जा 4, 2 दूनी 4 हो गए और 5 एकम 5 हो गए। यहाँ पर 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 6 एकम 6। ठीक है, इसी प्रकार इनकी कैलकुलेशन की, इनकी मल्टीप्लाई की हमने, तो 1 की 0 में 0 प्लस 2 एकम 2 और 5 पंजे 25, 3 की 0 में 0 और 4 एकम 4, 6 पंजे 30, 1 की 7 में 7, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 और 7 तिया 21, 4 तिया 12 और 6 चंग 6 की 6 में 36 आ गया। तो यहां से हमें ए बी जो फाइनल आंसर हमें मिला यहाँ पर 4 और 4 8, 8 और 5 13, 12 और 8 20 और 6 26, 25 और 2 27, 30 और 4 34 और 7 13 30 43 और ये हो गया 36 और 12 48 और 1 49
49 और 20 हो गए 69। ठीक है, इस रूप में हमें आंसर मिल गया। कैलकुलेशन आप भी अपने लेवल पे करते रहिए, अपने सभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, और यदि कुछ क्वेश्चंस में गलतियां भी होती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, तो वो भी आपको साथ साथ पता चलती रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिया हमने, जैसे ए कोई मैट्रिक्स गिवन है 146 207 एंड 350, एंड बी मैट्रिक्स गिवन है 131 072 203 एंड 405, और हमसे पूछा गया है कि क्या ए बी पॉसिबल है। तो हम यदि इसकी बात करें फर्स्ट मैट्रिक्स ए की, तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 3/3 का, और सेकंड का ऑर्डर है हमारे पास, इसमें रो है 3 एंड कॉलम है 4, तो 3/4 का। तो इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी पॉसिबल है, ए बी संभव है। तो ए बी हमें फाइंड करना है, अब ए बी क्या होगा। ठीक है, तो ए बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ये इस तरीके से मल्टीप्लाई इसकी होगी, और इसमें इस स्तंभों के साथ इसकी ऐसे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इतना हम यहाँ तक अभी जान चुके हैं। अब ए बी फाइंड करने के लिए हम चलते हैं, तो हमने यहां लिखा ए बी इक्वल टू क्या होगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 प्लस 2 की 3 में 2 इंटू 3 प्लस 3 की 1 में 3 इंटू 1। 1 की 1 में की है अभी, 1 की इस वाले 1 में, ठीक है, और 2 की 3 में और 3 की 1 में, या फिर हम कह सकते हैं पहली पंक्ति की अभी पहले कॉलम में हमने इंडिविजुअल प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर ली, पहले पंक्ति की पहले कॉलम में। ठीक है, संगत संगत इसमें क्या, मैं संगत किससे रिलेट कर रहा हूं, मतलब पहले पंक्ति की पहले कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहला अवयव पंक्ति का 1 है और कॉलम का पहला अवयव 1 है। पहले पंक्ति का दूसरा अवयव 2 है, तो कॉलम का दूसरा अवयव यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे तीसरा 3 है, और यहाँ पर स्तंभ का तीसरा अवयव है 1, इनकी हमने मल्टीप्लाई की। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए क्या किया, 4 की 1 में करेंगे तो 4 गुना 1, ठीक है, और 0 की 3 में करेंगे तो 0 गुना 3 प्लस का निशान लगाकर 0 गुना 3, और 5 की 1 में करेंगे तो 5 गुना 1। अब तीसरी पंक्ति में आते हैं, तीसरी पंक्ति है 6 7 0, और स्तंभ हमारा पहला ही चल रहा है, तो पहले स्तंभ में ही मल्टीप्लाई अभी हमें करनी है। तो तीसरी पंक्ति में आए 6 गुना 1 प्लस 7 गुना 3 और प्लस 0 गुना 1। ये हमारी तीनों पंक्तियां पहले स्तंभ के साथ हो गई मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तीनों पंक्तियों की दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुना 0 प्लस 2 गुना 7 प्लस 3 गुना 2, या दूसरी पंक्ति में आए तो 4 गुना 0 प्लस 0 गुना 7 प्लस 5 गुना 2, तथा तीसरी पंक्ति में 6 गुना 0 प्लस 7 गुना 7 प्लस 0 गुना 2। इसी प्रकार अब तीसरे स्तंभ की बात करते हैं, तीनों पंक्तियों की तीसरे स्तंभ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 0 प्लस 3 गुना 3, एंड दूसरी पंक्ति की बात की जाए तो 4 गुना 2 प्लस 0 गुना 0 प्लस 5 गुना 3,
और अंतिम पंक्ति है हमारी 6 गुना 2 प्लस 7 गुना 0 0 गुना 3। अब आते हैं चौथे स्तंभ पर। ठीक है, फोर्थ कॉलम की मल्टीप्लाई अब हम करने जा रहे हैं किसके साथ? तीनों पंक्तियों के साथ, ए मैट्रिक्स की तीनों पंक्तियों के साथ। तो 1 की 4 में गुणा की 1 गुना 4 प्लस 2 गुना 0 और प्लस 3 गुना 5। ठीक है, 4 गुना 4 प्लस 0 गुना 0 प्लस 5 गुना 5 और अंतिम है ये 6 गुना 4 7 गुना 0 और 0 गुना 5। इस तरीके से हमारी ये चारों स्तंभों के साथ हमने तीनों पंक्तियों की गुणा कर ली। ठीक है, तो ये देखिए आपको लास्ट वाला मुझे लगता है अब दिखा होगा। ठीक है, ये हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर ली सभी की। उसके बाद अब हम इनको क्या करेंगे? अब हम इनको केवल सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हमने क्या किया, अब यहां पर ए भी हमारा आया, यहां पर 1 की 1 में गुणा 1 प्लस 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 4 एकम 4 0 5 एकम 5 6 एकम 6 7 तिया 21 और प्लस 0 की फॉर्म में। ये हमारा पहला स्तंभ तैयार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब हम दूसरे स्तंभ की बात करते हैं। तो दूसरा स्तंभ आया हमारा क्या? 1 की 0 में 0 प्लस 14 प्लस 3 दूनी 6, 4 की 0 में 0 प्लस 0 प्लस 5 दूनी 10 और ये 6 की 0 में 0 प्लस 7 सत्ते 49 और 0। ये आ गया दूसरा स्तंभ। ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर। तो 1 गुना 2 2, 1 गुना 2 हमारे पास आया ये 2 के रूप में। ठीक है, और प्लस 0 प्लस 3 तिया 9, 4 दूनी 8 प्लस 0 5 तिया 15, 6 दूनी 12 और 0 और ये भी 0। अब आते हैं लास्ट फोर्थ स्तंभ पे। तो 1 गुना 4 4 और 2 की 0 में 0 प्लस 5 15, 4 चौक 16 प्लस 0 प्लस 5 पंजे 25 और 6 चौक 24 प्लस 0 और 0। ठीक है, इस तरीके से हमने चारों स्तंभों की कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया। जब चारों स्तंभों की कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया तो अब हमें फाइनल आंसर लाने के लिए क्या करना होगा? अब हमें इन सभी को ऐड करना होगा। तो ऐड करते हुए हम आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारे पास 6 और 4 10 रूप में, 15 और 4 19, 21 और 6 27, 14 और 6 20, ये 0 और ये 49, 9 और 2 11, 15 और 8 23 12, 15 और 4 19 और 25 और 10 35 और 6 41 और ये 24। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमने 2/2 की भी मल्टीप्लाई को सीखा, 2/3 की, 3/3 की और 3/4, मतलब तमाम मल्टीप्लीकेशन अब हम कर सकते हैं। लेकिन वो पॉसिबल होनी चाहिए। पॉसिबल का मीन्स पहली जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, पहले आव्यूह का जो स्तंभ है वो दूसरे आव्यूह की पंक्तियों के बराबर होना चाहिए। मतलब पहले आव्यूह का नंबर ऑफ स्तंभ्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे आव्यूह की नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ पंक्ति, जो पंक्तियों की बात करते हैं, तो वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए कुछ प्रोडक्ट के नियमों के बारे में, गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं कि आव्यूह गुणन कब संभव है। ये तो हमने जान लिया, लेकिन आव्यूह गुणन के गुण, आव्यूह के या आव्यूह
गुणन के गुण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है अपव्यू, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा, और आगे भी जो हम पढ़ेंगे आपस में डिस्कस करेंगे वो सभी अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और यदि हो सके तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि कुछ नॉलेज आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स वगैरह भी ये सब पा सके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आव्यूह गुणन के गुण क्या है। देखिए, नंबर 1 आव्यूह गुणन का गुण है कि ये आव्यूह का गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। कैसा होता है, देखिए सर, यहां हम बात कर रहे हैं आव्यूह के गुण की, तो गुणन के गुण की, तो ये क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय आव्यूह का गुणनफल होता है। मैंने योगफल के बारे में बात की थी, योगफल भी क्रम विनिमय के बारे में हमने वहां डिस्कस किया था। तो यहां पर है गुणन, तो दो अवयवों का गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय होता है या नहीं होता। अब देखिए यहां पर क्या होता है, देखिए यदि अवयवों का गुणनफल अवयवों का गुणनफल दो अवयवों का गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। सामान्यतः कैसा होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ठीक है, पालन नहीं करता। और क्यों नहीं करता, क्योंकि अभी हमने देखा भी है पीछे, कभी कभी ए बी तो पॉसिबल है लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है, और यदि पॉसिबल है भी तो जरूरी नहीं कि दोनों आंसर इक्वल आए, ए बी बी ए के इक्वल आए, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेकर अभी इस बात को भी समझेंगे, ठीक है। क्रम विनिमय का पालन नहीं करता, अर्थात आवश्यक नहीं है कि, क्या आवश्यक नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो, ठीक है। ए बी बी ए के बराबर हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ बात करते हैं। जैसे कोई हमने एग्जाम्पल लिया, ए इक्वल टू 1,2,5,7 एंड बी इक्वल टू हमने ले लिया माइनस का 2,4,6,1, ठीक है। ये अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो यदि हम ए बी की बात करें यहाँ पर, तो हमारा ए बी जो होगा वो क्या होगा, ए बी होगा यहाँ पर, भाई हम 1 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 1 की -2 में की तो -2, और 5 की 4 में की तो 5 4 जा 20। भाई 1 की -2 में करेंगे, 1 दूनी 2 माइनस का आ गया, 5 चौक 20 आ गया। 2 की 2 में की 2 दूनी 4 आ गया, और 7 चौक 28 आ गया। इसी प्रकार अब दूसरे स्तंभ की बात करें तो 1 की 6 में की 1 6 आ गया, और 5 एकम 5 आ गया, ठीक है। 2 की 6 में 2 छिक्का 12 और 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमारा ए बी जो आया, क्या आया, ये आ गया -2 को +20 किया तो 18, 28 में से 4 गया 24, 6 और 5 11, और 12 और 7 19। ये ए बी आ गया, ठीक है। अब यदि हम बी ए की बात करें तो बी ए क्या होगा, बी ए जो होगा -2 की पहले हम 1 में करेंगे तो -2 की 1 में -2, ठीक है, और 6 की 2 में करेंगे 6 दूनी 12। अब -2 की 5 में की, 4 की 1 में की तो 4 एकम 4, ठीक है, और प्लस लगाकर 1 की 2 में की तो 1 दूनी 2 आ गया। अब इसी प्रकार दूसरे स्तंभ की बात कर रहे हैं हम, 5 7 की, और -2 6 की 5 7 में करेंगे तो 2 की 5 में -10, और 6 की
सात में करेंगे 6 सत्ते 42 के रूप में आएगा। अब -2 की 2 में करी तो सॉरी -2 की 5 में की, ठीक है, तो -2 की 5 में होगी हमारे, -2 की 5 में हम कर चुके हैं, पहले पंक्ति की कर चुके हैं। अब हम करेंगे 4 1 की 5 7 में, 4 की 5 में की तो 4 पंजे 20 और 1 की 7 में की 1 सत्ते 7, ये हमारा बी आ गया। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो 12 में से 2 गया 10, 4 और 2 6, 42 में से 10 को माइनस किया तो ये 32 आया और 20 और 7 27। तो यहां देखने से ज्ञात हो रहा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो क्या लिख लेंगे हम, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी बी ए के बराबर नहीं है और ए बी बी ए के बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आशा करता हूं ये आपको बिल्कुल विजिबल होगा, क्रम विनिमय का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल्स लेकर भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, हमें हमेशा याद रखना है। अब सेकंड नियम है इसका, सेकंड जो दूसरा गुण है वो है साहचर्य का। क्या गुणनफल, दो अवयवों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है? साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब बात आती है साहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं करता, तो पालन करता है। क्या लिखेंगे हम, अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल साहचर्य नियम का या एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। मतलब पालन करता है, अप्लाई हो सकता है साहचर्य नियम। ठीक है, पालन करता है यदि वे गुणनफल के रूप है, यदि वे गुणनफल के अनुरूप है। यदि उनका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, गुणनफल के अनुरूप है, तो वो साहचर्य नियम का पालन करेगा। साहचर्य नियम क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ए का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं बी सी, या फिर इसको हम पहले ए बी ले लें और फिर प्रोडक्ट करें सी के साथ, तो वो इक्वल आएगा। इसका भी कोई एक एग्जाम्पल लेकर हम समझ सकते हैं। जैसे हमें कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए इक्वल टू गिवन है 1 2 2 3, बी दिया हुआ है 1 0 3 4 एंड सी गिवन है 4 3 2 4। ठीक है, इस रूप में हमें ए बी सी की वैल्यू दी हुई है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या इस साहचर्य नियम को पालन करता है नहीं करता। तो हमें क्या करना है, पहले ए हमें निकालना है ए का बी सी के साथ प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले बी सी का प्रोडक्ट करना होगा, और ए को ऐसे लिख लिया हमने 1 2 2 3, और बी सी का प्रोडक्ट करते हुए कैसे लिखा, 1 की 4 में मल्टीप्लाई की। ठीक है, 1 की 4 में 4 प्लस 3 तिया 9, 0 की 4 में 0 प्लस 4 तिया 12। पहले मैंने बी की दोनों पंक्तियों की सी के पहले स्तंभ से गुणा करके लिख लिया यहाँ पर। अब बी की दोनों पंक्तियों को सी के दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 1 की 2 में की 2 प्लस 3 की 4 में 12, 0 की 2 में की 0 प्लस 4 की 4 में 16। इस प्रकार से इसको सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास ए बी सी। ए तो ऐसे लिखा हुआ है और बी सी का प्रोडक्ट आ गया 9 और 4 13 12, 12 और 2 14 और 16 के रूप में। अब दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये आ जाएगा 1 की 13 में की 13 प्लस 2 की 12 में की 12 दूनी 24, 2 की 13 में की 2 की 13 में होगी 13 दूनी 26
प्लस 12 तिया 36, 1 की 14 में की 14 प्लस 16 दूनी 32, और 2 की 14 में की 28, और 3 की 16 में की 48। तो इस प्रकार से ए बी सी आ गया हमारा 4 3 7 और 2 और 1 3 37। 36 और 26 को हमने जोड़ा तो 6 और 6 12 का 2 1 3 और 3 6 62। 4 और 2 6 3 और 1 4 46, और 8 8 16 का 6 1 5 और 2 7 76 के रूप में। अब हम करते हैं यहाँ पर क्या, मल्टीप्लाई करते हैं ए बी की सी के साथ। ए बी की सी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर पहले ए और बी की मल्टीप्लाई को किया, तो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पर ए की बी के साथ मल्टीप्लाई हो गई, एक की एक में करेंगे तो एक प्लस 2 की 0 में 0, 2 की एक में करेंगे 2, और 3 की 0 में 0। उसी प्रकार अब हम दूसरे स्तंभ की तरफ बढ़े तो 1 की 3 में 3 प्लस 2 की 4 में 8, और 2 की 3 में 6 प्लस 3 की 4 में 12। ये हमारा ए बी फाइंड हो गया, ठीक है। ए बी की अब हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, ए बी की गुणा करनी है हमें सी के साथ। तो यहां पर हमने सी को साथ में उतार लिया, 4 3 2 4। तो ये हुआ हमारा ए बी 1 2 8 और 3 11 और 12 और 6 18 के रूप में, और सी हमारा चल रहा है 4 3 2 4 के रूप में। अब दोनों का गुणनफल ज्ञात किया हमने ए बी और सी के साथ, तो क्या आया यहाँ पर, 1 की 4 में 4 प्लस 11 तिया 33, और 2 की 4 में 2 चौक 8 प्लस 11 तिया 33, ठीक है। 2 की 4 में 8 प्लस 18 तिया 54 के रूप में आया है, 18 तिया 54, और 1 की 2 में 2 प्लस 11 चौक 44, और 2 की 2 में 4 प्लस 18 की 4 में करेंगे तो 18 चौक होते 72, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमारे पास जो आया ये आ गया 4 प्लस 33 कितने हो गए, ये हो गए 37। तो हम लिख सकते हैं ए बी की सी के साथ प्रोडक्ट जो आया वो 4 प्लस 33 हो गया 37, 18 और 54, सॉरी 8 और 54, 8 और 54 हो गए ये 62, और 44 और 2 46, और 72 और 4 76। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ए बी का सी के साथ वही प्रोडक्ट आता है जो ए का बी सी के प्रोडक्ट के साथ आता है, गुणनफल के साथ आता है। तो यहां से क्या ज्ञात होता है कि साचार्य नियम का पालन करता है, गुणन में साचार्य नियम पालन होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड नियम पर, जो कि है थर्ड नियम है हमारा वितरण का नियम। वितरण नियम लागू होता है या नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, इस बात की अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का नियम यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। हमें याद रखना है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होगा, वितरण का नियम लागू होगा आव्यूह के गुणनफल में आव्यूह के गुणनफल में ना लिखकर यहाँ पर लिख दीजिए का, आव्यूह के गुणनफल का वितरण नियम आव्यूह के योग नियम का
पालन करता है। अब देखिए इसमें वितरण नियम, गुणनफलों का वितरण नियम योग नियम का पालन कर रहा है। कैसे करता है, तो इसको हम इस बात से समझेंगे कि ए बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ए का प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ वही होगा जो ए बी का प्रोडक्ट, ए बी का गुणनफल और बी सी के गुणनफल निकालने के बाद हम उनका योग करें तब प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी हम कोई एग्जाम्पल लेकर इसको सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स लेकर आप इसको सोल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इतना ही यहाँ लिखूंगा। उसके बाद फोर्थ में आते हैं, दो अवयवों का गुणनफल शून्य हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि दो अवयवों का गुणनफल शून्य हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं कि उनमें से कोई अवयव शून्य हो। अवयवों का गुणनफल शून्य हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई अवयव एक शून्य हो। नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो हम प्रोडक्ट करेंगे वो जीरो आ सकता है, ये है, कंफर्म है। ठीक है, हर स्थिति में नहीं आएगा लेकिन आ सकता है, ये बोल रहा हूं मैं, आ सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं, ये आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जीरो हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यदि हम बात करें कोई एग्जाम्पल लेकर कि हमें कोई मैट्रिक्स दिया है ए 0 0 1 0, इट इज नॉट नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, 2x2 की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और बी हमें गिवन है 1 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन जब हम इसकी बात करें प्रोडक्ट की, ए बी की, तो ए बी क्या होगा, 0 की 1 में मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 की 0 में 0, 0 की 1 में 0 प्लस 0 की 0 में भी 0। ठीक है, इसी प्रकार 0 की 0 में 0 प्लस 1 की 0 में 0, या 0 की 0 में 0 और यहाँ पर भी 0। तो ए बी का जो मान आया हमारे पास 0 0 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स आया, ओ आया। ठीक है, लेकिन हम बात करें यदि ए और बी, इंडिविजुअल ए और बी मैट्रिक्स जो गिवन थी वो नल मैट्रिक्स नहीं थी, क्योंकि शून्य मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, सभी एलिमेंट्स उसके जीरो आने चाहिए। ठीक है, वो शून्य मैट्रिक्स होती है, मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको ये बताया है। तो ए और बी शून्य मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ए बी का जो प्रोडक्ट है वो शून्य मैट्रिक्स आया है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा क्वेश्चन बनकर आया हुआ है कई बार, तो इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पांचवें टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक नंबर 5 है, हम यहाँ 5 में बात करेंगे निरसन नियम की। निरसन नियम, निरसन नियम लागू होता है या नहीं होता? निरसन बोले तो कैंसिलेशन, कैंसिलेशन लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है, इस बात की भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कैंसिलेशन की यदि बात आती है तो निरसन नियम यहाँ लागू नहीं होता। गुणनफल में, दो अवयवों के गुणनफल में निरसन नियम लागू नहीं होगा। अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल सामान्यतः 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 क्या करता है, निरसन नियम लागू, निरसन नियम का पालन नहीं करता। निरसन
नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। निरसन नियम का पालन नहीं करता, ये इसकी 5 इसकी गुण हो गए, प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, गुणनफल की, दो अवयवों के गुणनफल की बात हमने यहाँ की। अब आते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है परिवर्त अवयव। अवयवों का परिवर्त कैसे निकाला जाए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, परिवर्त अवयव की बात करते हैं, ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परिव्रत अवयव। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही है यहां पर। तो किसी अवयव का परिव्रत, किसी अवयव का परिव्रत किसी अवयव, किसी मैट्रिक्स, मान लिया हमने ए मैट्रिक्स है, का परिवर्त कैसे निकालते हैं इसकी बात करें तो किसी अवयव की पंक्तियों को, किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तन करने पर या स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तन करने पर तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तन करने पर या बदलने पर, बदलने से प्राप्त अवयव को दिए गए अवयव का दिए गए अवयव मतलब ए का परिवर्त अवयव बोला जाता है। परिवर्त अवयव कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है हमें क्या कि किसी अवयव, सपोज दैट हमें कोई एक अवयव दिया है, कैसा अवयव दिया है, ए अवयव दिया है और ये है 1 3 3 4 5 और -1, इस तरीके से कोई अवयव दिया है। तो इसके हमें परिवर्त निकालना है। देखिए परिवर्त की एक विशेष बात कि परिवर्त को क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं इसे ए डैश, किससे, ए डैश, या बात की जाए या ट्रांसपोज की तो ए टी से भी लिखा जाता है, ए कैपिटल टी से भी प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित या निरूपित किया जाता है। तो यदि हमें यहाँ ए डैश निकालना है या ए टी निकालना है तो कैसे होगा कि इसकी पंक्तियों को कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। मतलब 1 3 5 को हम इस तरीके से यहाँ लिख देंगे 1 3 5 और 3 4 -1 को 3 4 -1 इस तरीके से हम दिखा देंगे और ये हमारा हो गया परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, परिवर्त मैट्रिक्स। ये विजुअल नहीं हो रहा होगा तो ठीक है, ये आ गया हमारा परिवर्त मैट्रिक्स। तो उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हमने लिया कि यदि कोई हमें एग्जाम में इस टाइप से हमारा क्वेश्चन आ गया कि ए प्लस ए दिया है हमें क्या 1 3 3 4 और 5 -1 एंड बी गिवन है, बी क्या गिवन है, पिछला ही क्वेश्चन मैं कर रहा हूं यहाँ पर 1 3 5, उसी को मैं
थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ एक एग्जाम्पल बनाकर लिख रहा हूं कि ए हमें ये दिया था और बी ये दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश फाइंड करना है। ठीक है, तो ए प्लस बी डैश कैसे करेंगे फाइंड, हमसे ये पूछा गया है। तो ए की वैल्यू तो हमें पता है क्या होगी, 1 3, अच्छा मैंने यहाँ बी जो है ट्रांसपोज उतार लिया है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। इस तरीके से कोई दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल, बी की वैल्यू दे दी 1 2 4 3 माइनस 1 सपोज दैट एंड 4, ये ले लिया। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो वही रहेगी 1 3 3 4, 1 3 3 4 और 5 माइनस 1 प्लस बी डैश। अब बी डैश की बात की है यहाँ पर, तो जो बी मैट्रिक्स है हमारा उसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो 1 3 जो पंक्ति है वो स्तंभ में बदल गया, रो को हमने इंटरचेंज कर लिया कॉलम के साथ, 1 3 और 2 1 एंड 4 माइनस 4, इस तरीके से हमारा बन गया। अब दोनों को क्या करना है, हमें प्लस का साइन है, ऑपरेशन हमारा एडिशन है इसमें, तो हम ऐड कर लेंगे, 1 और 1 2, 3 और 3 6, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 5 4 9 और माइनस 4 और माइनस 1 जोड़कर माइनस का 5। इस तरीके से हमारा ए प्लस बी डैश हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें कोई एग्जाम्पल हमें क्वेश्चंस आ जाए ये कि इफ ए इक्वल टू -1 5 4 3 एंड 2 1 एंड बी इक्वल टू -4 -2 3 1 0 4, देन फाइंड, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ए मैट्रिक्स तो हमारा एसिड है, एसिड हम उतार लेंगे, ऐसे रहेगा -1 5 4 3 और 2 1, और बी मैट्रिक्स में क्या करना है, हमें बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर हम यहाँ पर बी मैट्रिक्स को उतार लेंगे। तो बी मैट्रिक्स हमने लिया और उसका ट्रांसपोज करा, तो -4 3 0 पंक्ति है यहाँ पर कॉलम में कन्वर्ट हो गई, और -2 1 4 इस तरीके से होगी। अब हमें प्रोडक्ट करना है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर क्या है। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1, दूसरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की 2, 3/2, तो पॉसिबल है ए बी। तो हम ए बी का प्रोडक्ट करेंगे, ए बी टी का क्या आएगा, यहाँ पर -1 की -4 में की, तो -1 की -4 में प्लस का 4, प्लस 4 की 3 में 12, प्लस 2 की 0 में 0, 5 की 4 में करेंगे माइनस के 4 में, तो 5 4 जा 20, 5 चौक 20, 3 तिया 9 और 1 की 0 में 0, -1 की -2 में प्लस का 2, 4 एकम 4 और 2 चौक 8, 5 की 2 में माइनस का 10, ठीक है, और 3 एकम 3 और 1 की 4 में 4। तो इस तरीके से ए बी टी डैश जो हमारा आएगा कितना होगा, ए बी टी डैश हमारा होगा 12 और 4 16 और 20 में से 9 गया 11 माइनस का 4 2 6, 6 और 8 14 और 4 3 7 प्लस का हो गया माइनस का 10 है तो माइनस का 3। इस प्रकार से हमने ए बी डैश निकाल लिया। ठीक है, एक आज का अंतिम क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि 2x - 4 1 2 3 1 - 1 1 और 3 1 2 एंड 3 3 1 इक्वल टू 0 हो तो x क्या होगा। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये सब कुछ दिया है ये बराबर 0 के हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है इसमें। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को और किस तरीके से हम इसको
करेंगे कि सबसे पहले हमने तीन मैट्रिक्स गिवन है, तीन मैट्रिक्स दी हुई है, तो पहले हम लास्ट की दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले इनके ऑर्डर हमें यदि चेक करें तो इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है, 1 इंटू 3 कॉलम है, 1 गुना 3 और इसके 3 गुना 3 है, और इसका पंक्तियां कितनी है, 3 और स्तंभ है 1। पॉसिबल है मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, संभावना जो संभव है, ठीक है, पॉसिबल है सभी की। तो हम पहले प्रोडक्ट करते हैं इसका 2 और x -4 को ऐसे लिखा और लास्ट वाले इनका प्रोडक्ट करना स्टार्ट किया, इसका इस तरफ से और इनका रो में। तो किस तरीके से हमें मिलेगा, यहाँ पर 1 की 3 में गुणा की, 1 तिया 3 प्लस 1 की 3 में 3 प्लस 3 एकम 3, ठीक है। रो की स्तंभ में हमने, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई की, पहली पंक्ति की कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई की, दूसरी पंक्ति की अब स्तंभ के साथ करते हैं, तो 2 तिया 6 प्लस, और -1 की 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 1 की 1 में करेंगे तो प्लस का 1, 3 तिया 9, 1 की 3 में 3 और 2 एकम 2, ये बराबर किसके हैं, 0 के, ठीक है। अब हमें मिला यहां से क्या, 2x -4 हमारा ऐसे ही रहेगा, और ये हो गया 3 3 6 और 3 12, 6 और 1 7, 7 में से 3 को माइनस किया 4, 9 2 11, 9 और 3 12, 12 और 2 14 बराबर 0। तो 2 की बारे में अब इसकी इधर की तरफ और ये नीचे की तरफ हमने प्रोडक्ट किया, तो 2 की बारे में 12 दूनी 24, ठीक है, और प्लस x की 4 में 4x प्लस 14 चौके 56 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया 4x, 56 में से 24 को माइनस किया तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3 बराबर 0, या फिर 4x बराबर 32, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x बराबर 32/4 बराबर 8, x का मान आ गया हमारा 8, ठीक है। तो x की वैल्यू पूछी थी हमसे और x की वैल्यू हमने यहाँ पर 8 प्राप्त की, ठीक है। x की वैल्यू हमारे यहाँ से, मैं एक बार ऊपर इसको नोट कर देता हूँ क्योंकि विजुअल नहीं होगा शायद आपको। हमारे पास आया 4x इक्वल टू 32 और x इक्वल टू 32/4 या x इक्वल टू 8। इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन आपको भी अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ तथा नए नए अच्छे टॉपिकों पर हम अगली क्लास में बात करेंगे, अगली कक्षा में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम इतना ही रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगली कक्षा के लिए मैं अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके सामने लाऊंगा, और जो बचे हुए मैट्रिक्स चैप्टर्स पर टॉपिक्स हैं, अभी हम परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। परिवर्त आव्यूह हमने पढ़ा, परिवर्त आव्यूह के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सममित मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कब होते हैं। उसके बाद हम मैट्रिक्स के सारणिक के बारे में बातें करेंगे, और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और तमाम जानकारी अभी हमें प्राप्त करनी है, ठीक है। तो इन सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हम आगे की क्लास में अभी इसी प्रकार जुड़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।